हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम होने में कुछ ही दिन और बचे हैं, और ये भी पता होगा कि सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में सीटेट का जो हमारा जनवरी 2023 में एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन बेस पर, उस एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट में सीडीपी के पोर्शन से हम क्वेश्चंस हल करेंगे। सीडीपी के 30 क्वेश्चंस अब आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पिछली बार जनवरी में किस किस तरह के क्वेश्चन सीडीपी के पोर्शन से पूछे गए थे। आप लोग हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। इससे आप अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। तो बिना देर किए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? मतलब बच्चा जब चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है तो उसके बीच में जो परिवर्तन काल की अवस्था होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन देखेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, किशोरावस्था। तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था ही वो परिवर्तन काल होता है जिसमें बच्चा बचपन से वयस्क की ओर चलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता है? यहाँ पर ग्रॉस मोटर पूछा गया है। ग्रॉस मोटर मतलब बॉडी की लार्जेस्ट मसल्स का यूज। ऑप्शन देखेंगे, ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, ये तो छोटी मसल्स की यूज हो रही है। हैंड की केबल, पेपर से टुकड़े काटना और चिपकाना, इसमें भी हाथ का प्रयोग हो रहा है छोटी मसल्स का। सुई में धागा डालना, इसमें भी वही बात है। चलना और दौड़ना, इसमें हमारी बॉडी की पूरी मसल्स, बड़ी मसलें यूज हो रही हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाजीकरण की प्रथम संस्था है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है। समाजीकरण की प्रथम संस्था हमारा परिवार होता है बच्चे का। परिवार से ही बच्चा सबसे पहले चीज़ें सीखता है, फिर वो समाज में आगे बढ़ता है। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? ये जीन पियाजे के जो उन्होंने थ्योरी दी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो जो गुड़िया है उसमें अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि ये सजीव है तो उसमें कौन सी सोच हो जाएगी? उसमें जीववादी सोच हो जाएगी। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया आदर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। देखते हैं क्या कहानी है। आदर्शन, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालने समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है। चलिए ठीक है, सही है। कारण इसका देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा। जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक चरण में होता है मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तो उसे ये नहीं पता होता है कि उसे केवल क्वांटिटी के बारे में पता होता है, ना कि उसकी क्वालिटी के बारे में पता होती है। कोई भी चीज़ आप उसको देंगे तो वो बड़ी वाली चीज़ों को हाथ लगाएगा, छोटी को नहीं। जबकि छोटी में ज़्यादा होगी लेकिन बड़ी में कम होगी, लेकिन वो हर बड़ी चीज़ों को ही अपनाएगा। तो चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो दोनों यहाँ पर सही होगा। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संकेतों या अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना, मतलब जहाँ बच्चा फंस रहा है किसी चीज़ में वो संकोच कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उससे आप थोड़ा सा अगर सहारा देंगे तो वो चीज़ वो कर लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पाड़ देना। तो सही ऑप्शन पाड़ देना, सहारा देना, ट्रेनिंग देना। तो सही ऑप्शन हमारा पाड़ हो जाएगा फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइगोस्की से क्वेश्चन आ गया, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो हमने बताया था कि वाइगोस्की मतलब सामाजिक संस्कृति और भाषा। तो वाइगोस्की ने बोला था कि बच्चा जितना ज़्यादा समाज से इंटरेक्ट करके सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग में रहेगा, उतना ज़्यादा वो अधिगम कर पाएगा। तो उनको जहाँ देखिए वहाँ पर सहयोग अगर दिख रहा है, समाज दिख रहा है, कल्चर दिख रहा है, तो वो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोल वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। कोल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिमाण के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चा जो है वो खुद क्या उससे अच्छा लग रहा है वो इस तरह से क्या नहीं करेगा, जो सामने वाला जो समाज को पसंद है उस तरह से वो कार्य करेगा, बिहेव करेगा। तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक चरण, पूर्व परंपरागत चरण, परंपरागत चरण, पश्च परंपरागत चरण। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा परंपरागत चरण। इस चरण में बच्चा समाज के हिसाब से कार्य करता है, जो समाज को लगता है कि उसे अच्छा लगेगा वही चीज़ें वो करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? परीक्षा केंद्रित होती है? नहीं। पाठ्य केंद्रित होती है? नहीं। शिक्षा केंद्रित होती है? नहीं। एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है वो बाल केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होती है। तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार
प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। रेणु जो है वो एक परामर्शदाता है विद्यालय में, तो उनके पास कौन सी बुद्धि होगी। चलिए देखते हैं। भाषाई नहीं, भाषाई बुद्धि नेताओं के पास होती है और जो स्पीच देते हैं उनके पास होती है। स्थानिक नहीं, पारस्परिक अंतर व्यक्तित्व। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा कि एक परामर्शदाता के पास अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होती है, जिससे वो आपके बारे में क्या आपके मन में चल रहा है उसको वो जान लेता है और उसी हिसाब से आपको परामर्श देने की कोशिश करता है। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो आप जान ही सकते हैं कि एक जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है उसमें आप किस चीज़ को भाषा का प्रयोग करेंगे। केवल क्षेत्रीय भाषा का नहीं, केवल हिंदी भाषा का नहीं, केवल अंग्रेजी भाषा का बिल्कुल नहीं, बच्चों की मातृभाषा का। बच्चा प्राइमरी लेवल पर है तो उससे उसकी मातृभाषा के हिसाब से आप उसको ट्रीट करेंगे। तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है। जो माँ ने कहा कि लड़कियाँ फुटबॉल से नहीं खेलती हैं, मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर माँ लिंग रूढ़िबद्धता जो वर्षों से चली आ रही है कि बच्चे ये काम करेंगे, औरतें ये काम करेंगी, लड़कियाँ इन चीज़ों से खेलेंगी, तो माँ ने उस चीज़ को दर्शाया है। तो यहाँ पर लिंग रूढ़िबद्धता हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना, ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। बच्चे को अलग थलग नहीं करना है, बच्चे को समावेशी कक्षा में पढ़ाना है, सबको इंक्लूड करके पढ़ाना है। कोई बच्चा अगर कम आ रहा है उसको तो ये नहीं कहेंगे कि आप उसे अलग ग्रुप में बांट देंगे। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है इसका। अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुशासित करेगा। जी नहीं, अगर आप बच्चे को नामीकरण उसका लेबलिंग करते हो कि अरे तुम तो गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता, अरे तुम बहुत तेज हो, ऐसे में बच्चे को आप बढ़ावा थोड़ी ना दोगे, तो ये गलत है। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। बिल्कुल सही। अगर बच्चे को आप हतोत्साहित करोगे तो उसमें हीनता आएगी और वो जो उसको आता भी रहेगा वो भूलता चला जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नेगेटिव है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। तो जो सतत और समग्र मूल्यांकन है उसमें आप हर बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे को, हर चीज़ से जुड़े बच्चे को आप इंक्लूड करेंगे। तो बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को आप शामिल करेंगे। तो सतत और समग्र मूल्यांकन का असली मायना यही हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच वाले प्रश्नों का प्रयोग करती है। कोई शिक्षक है वो अधिकतर अपनी कक्षा में बच्चों को जांच वाले क्वेश्चंस देती हैं कि तुम खुद से इसको जांच करो कि क्या सही और क्या गलत है। तो वो इस मूल्यांकन, किस तरह का मूल्यांकन करने में उसकी मदद मिलेगी। तो वो बच्चों को खुद क्रिएटिव करने के लिए, चीज़ें को रचना करने के लिए बोल रही है कि इसकी जांच करो तुम। तो सही ऑप्शन हमारा रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है। समावेशी कक्षा जहाँ पर सब चीज़ों को इंक्लूड करके, हर तरह से चीज़ों को इंक्लूड करके क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो ऑप्शन देखेंगे। बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल करना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, गलत। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना, पृथक्करण करना, बिल्कुल नहीं, लेबलिंग नहीं करना। मैं कितनी बार कह रहा हूँ, खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। बिल्कुल नहीं, जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको आप अलग थोड़ी ना कर दोगे और जो गधे हैं उनको अलग थोड़ी ना करोगे। तो बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल करना। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। अलग अलग जो समूह से बच्चे आ रहे हैं आपके क्लासेस में, उनको पढ़ाते समय आप एक शिक्षिका अगर हो तो किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना चाहिए, सांस्कृतिक विविधताओं को अनदेखा करना चाहिए, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देश देना, विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन होना। तो आप किन किन बातों का ध्यान दोगे। हर विद्यार्थी को स्वीकार करना व सम्मान देना, एक तो हमारा ये सही हो जाएगा। सांस्कृतिक विविधताओं को अनदेखा करना, गलत, अनदेखा नहीं करना है, हमें कुछ इग्नोर नहीं करना है बच्चों को। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, ये भी सही है हमारा। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को स्वायत्त व लचीलापन देना, ये भी सही है। तो ये चारों हमारे सही है और ऑप्शन सेकंड गलत है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को, एक विद्यार्थी है जो आंख से दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता, हैंडीकैप है, एक शिक्षक होने के अनुसार आप क्या करेंगे उसके साथ।
विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देंगे। अरे नहीं यार, जब वो देख नहीं सकता तो उसे आप दृश्यिक प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे। कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही, स्पर्शनीय चीज़ों, हस्तकौशल सामग्री जिसको वो टच और फील करके पढ़ सके। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। बाकी बहुत सी फिल्में दिखानी चाहिए, जब वो देख ही नहीं सकता तो फिल्में क्या दिखाओगे यार उसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका अभिलक्षण है। ये पूछ रहा है कि कोई बच्चा मतलब वो समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, जैसे वो समाज में है तो वो बातचीत और सहज होकर बात नहीं कर सकता, समाज में समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो किस तरह से ग्रसित है, किस रोग से ग्रसित है। तो स्वालीनता वाले बच्चे समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, खुद में ही वो लीन रहते हैं। गुणन वैकल ये गणित से, ये पढ़ने से रिलेटेड, और ये विकार अवधान न्यूनता से रिलेटेड है। तो सही ऑप्शन हमारा स्वालीनता हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उसके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में किस चीज़ का बढ़ावा दे रही है। बच्चा मिट्टी एक शिक्षक है जो बच्चों को मिट्टी देती है और कहती है कि जो आपके मन में आ रहा है उसे आप इस मिट्टी से बनाओ। तो वो किस चीज़ का बढ़ावा दे रही है। वो बढ़ावा दे रही है सृजनात्मकता का, कि बच्चे खुद से किसी चीज़ का सृजन करें, कोई चीज़ क्रिएटिव करें। तो वो सही ऑप्शन हमारा सृजनात्मकता हो जाएगा। रटना गलत, असहयोग, अनुशासनहीनता गलत। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बचपन का जो हमारा बच्चे का प्रारंभिक साल होता है, आप बच्चे के किस चीज़ के विकास पर ध्यान देंगे। शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल, अमूर्त तर्क। तो मुझे तो भाई ये सब बातें सही लग रही है, ठीक है। उसकी प्रारंभिक अवस्था में हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे। ऑप्शन देख लेते हैं हम, फोर्थ देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना, जो एक रचनावादी कक्षा है उसमें एक अर्थपूर्ण तरीके से जो अधिगम हो रहा है उसके बारे में पूछा गया है। जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, नहीं। जानकारी इकट्ठा करना उसका मेन उद्देश्य नहीं हो सकता। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया करना, यहाँ पर रचनावादी कक्षा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बच्चे डिस्कवरी, खुद से अन्वेषण करके, खुद से आविष्कार करके, अंतःक्रिया करके, खोज करके चीज़ें सीखेंगे। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देती है कि यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। कोई बच्ची है वो किसी चीज़ को करने में सहजता नहीं महसूस कर पा रही है, तो एज ए टीचर होकर वो शिक्षिका उसे सहारा दे रही है, इशारा कर रही है कि ये चीज़ इस तरह से होगा। तो उससे क्या कर सकते हैं। अभी एक ऑप्शन ऊपर था क्वेश्चंस, तो वही हो जाएगा पाढ़। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्शन वाले क्वेश्चंस। अभिकथन, एक शिक्षिका कक्षा को संवेगात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण उदाहरण शामिल करती है। सही है ये। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने की महत्वपूर्ण क्या है, तो ये भी सही है, दोनों सही है हमारा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, ए और आर दोनों सही और आर एक की सही व्याख्या करता है। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करती है। कोई बच्चा है किसी चीज़ को समाधान करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें बाधा कौन सी आ सकती है उसके लिए। समस्या को सही से पहचानना, नहीं। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना। इन तीनों से तो उसे मदद मिलेगी समस्या सुलझाने में, ठीक। बाधा नहीं, निगेटिव पूछा गया यहाँ पे। बच्चों के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीकों पर स्थिर रहना, जो हमारा पूर्व परंपरागत इस्तेमाल किया गया तरीका है, हम उसी चीज़ को बार बार बच्चों को बता रहे हैं, कुछ नया उसमें नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ये चीज़ें उसके सीखने में बाधा आ सकती है कि हम पुरानी चीज़ों से उसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शन वाले। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों और विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। नहीं, त्रुटियां जो हैं वो सीखने अधिगम का एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं, वो विद्यार्थियों और शिक्षकों की असफलता को नहीं दर्शाती है। ये गलत हो जाएगा हमारा। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। ये भी गलत है। बच्चे में सोचने की क्षमता भर भर के होती है यार। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। इमोशंस पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। स्मृति, क्रोध, प्यार, भय, ये तीनों तो इमोशन से होते हैं, ठीक। तो स्मृति जो है वो इमोशन से नहीं होती है। तो फर्स्ट हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। बच्चों को अंदर से उस मोटिवेट करने के लिए एक प्राइमरी की शिक्षिका क्या कर सकती है। हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, दंडित बिल्कुल नहीं करना है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं करवाना है। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, ये सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बच्चा जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ सीखेगा उतना ज़्यादा उसमें आंतरिक अभिप्रेरणा होगी उस चीज़ को करने के लिए। जब उसे उस चीज़ में अंदर से मज़ा आने लगेगा तो वो चीज़ बिना कहे ही वो करना स्टार्ट कर देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम डैश किस चीज़ पर क्या करता है, कौन सा प्रभाव डालेगा, कौन सा बाधा करेगा। बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम, अधिगम को जो बच्चे का फिजिकली जो उसका हेल्थ है वो उसके अधिगम में किस प्रकार से इफेक्ट करेगा, को प्रभावित नहीं करता है, में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है। बिल्कुल सही, बच्चे का जो फिजिकली जो हेल्थ है वो उसके अधिगम को सुसाधित करता है। जिस तरह से बच्चे की फिजिकली और मेंटली हेल्थ रहेगी उसी तरह से बच्चा अधिगम कर पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली बार का एग्जाम के जो क्वेश्चंस थे, अगर आप में इसके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका सीटीपी का पोर्शन तैयार हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस प्रकार से कर रही है। एक बच्ची है, वो सोच रही है जो विज्ञान में उसके नंबर आए हैं वो और अच्छा और बेहतर कर सकती थी, लेकिन उसने कोशिश नहीं की है ना, तभी तो वो खुद को आरोपित कर रही है, खुद से अपने आप को आरोपित कर रही है कि उसने कोशिश नहीं की। तो किस तरह से वो आरोपण कर रही है अपने को कि वो कोशिश की कमी उसमें थी, इसलिए वो अच्छे नंबर्स नहीं ला पाए हैं। बाकी ये तीनों तो फर्जी हैं, तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। अब आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोगों के 30 में से कितने स्कोर हुए। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और टिप्स हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। धन्यवाद।